नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आज हम बात करेंगे जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, चुनाव आयोग के बारे में। 6% बढ़ा मतदान, शुरू हुआ घमासान। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को 102 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ था और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को 88 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में दोनों चरणों में मतदान में गिरावट दर्ज की गई। 2019 के चुनाव में पहले चरण में 69.43% और दूसरे चरण में 69.17% मतदान दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव के दो चरणों का मतदान हो चुका है और अब इसको लेकर चुनाव आयोग ने फाइनल वोटिंग डेटा जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज हुआ है। दरअसल पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को 102 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ था और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को 88 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में दोनों चरणों में मतदान में गिरावट दर्ज की गई थी। 2019 के चुनाव में पहले और दूसरे चरण में 69.43 और 69.71% मतदान दर्ज किया गया था। बता दें कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में मतदान के पहले चरण में लक्षद्वीप में 84.1% में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया, जबकि बिहार में 49.26%, 19 अप्रैल को होने वाले 21 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण में मतदान की बात करें तो मणिपुर में सबसे अधिक 84.85% मतदान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम 55.19% मतदान हुआ। अब आपको हम बताएं कि पहले चरण में जो वोटिंग परसेंटेज था वो क्या था। लगभग 60% बताया गया था कि 60% है मतदान, लेकिन कल जो जारी की गई है लिस्ट, उसमें ये कहा गया पहले फेज में मेल टर्नआउट, मैं सब चीज़ें बताता हूँ आपको। पहले फेज में मेल टर्नआउट उसमें था, जो कितने पुरुषों ने वोट डाला वो 66.22% था। फीमेल टर्नआउट 66.07% था। थर्ड जेंडर 31.32% था और ओवरऑल टर्नआउट जो कल के आंकड़े आए हैं वो 66.14% है। सेकेंड फेज में लगभग 66.99% मेल टर्नआउट था। फीमेल टर्नआउट की अगर बात की जाए तो 66.42% था और थर्ड जेंडर 23.86% था। इसका भी जो फाइनल टर्नआउट आया वो था 66.71% की। पहले आंकड़ा 60% के करीब था, जिससे बड़ी बातें हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी सारी पार्टियां। लेकिन मुझे लगता है 19 तारीख को पहला चरण, 26 तारीख को दूसरा चरण, और दोनों में इतना हाईटेक देश, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी, और हम 19 तारीख के चुनाव का 11 दिन बाद दे रहे हैं 30 तारीख को कि हमारा फाइनल टर्नआउट ये था। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक सीधी चीज सोचने की बात है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसा कहा जाता है। हम दुनिया में एआई को अपनाने वाले बहुत उन पायदान पे हैं जहां पर कुछ ही देश है। हम अपने आप को डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया में 2004 में हो जाना चाहिए था, जब अटल जी ने 3 चरणों में मतदान कराकर सब कुछ करा दिया था। 7 चरणों में मतदान, जहां पर इतना बवाल हो रहा हो और चुनाव आयोग ही घेरे में आ रहा है। लोग बड़े मन से वोट डालने जा रहे हैं, कम हुआ ज्यादा हुआ ये तो उनको देखना था। 11-12 दिन लग गए, मतलब 4 दिन दूसरे चरण से और पहले
11 दिन मान ले, तो आप मान लीजिए 1 हफ्ते 10 दिन का समय लग गया चुनाव आयोग को डाटा कैलकुलेट करने में। अगर आपके साथ मशीनरी है तब यह हाल है, कहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो मुझे लगता है साल 6 महीने में रिजल्ट आएगा, और वोटिंग टर्नआउट तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि कितने किसने मतदान किया है। मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी हुआ था। और ये सही है गलत है, ये जनता को सोचना है अब, कि हम जो एक अधिकार हमें मिला है, अगर 100 लोगों ने खाना खाया तो वही 100 लोग दिखेंगे, कि 1 हफ्ते बाद लिस्ट आए कि नहीं भाई साहब वो 100 नहीं 108 लोग थे, और आपने तैयारी 100 की हो। तो जो हर घंटे, हर 2 घंटे 3 घंटे में जो टर्नआउट आया वो क्या था? 3 बजे तक 44% मतदान, वो क्या था? 5 बजे तक इतना मतदान। मतदान एक अधिकार हम लोग को संवैधानिक तौर पर दिया गया है, जिसमें हमें जो अच्छा लगता है उस दिन हम स्वतंत्र होते हैं, हमारे ऊपर दबाव कम होता है। पर हम वोट जाके जब देते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर कर देते हैं कि भाई हमें इस वजह से मैंने वोट दिया है, हम भारत को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं इसलिए वोट दे रहे हैं, अब वो दल कोई भी हो। ये वही देश है जहां पर कागजों में बात होती है डिजिटल इंडिया की, और एक घर में अगर 14 वोट है तो 10 से ज़्यादा आएंगे नहीं। अभी आ रहा है चुनाव सबके शहरों में, अगर सब लोग पता कर लें तो आधे आधे परिवार के लोगों के नाम कटे होते हैं। किस लिए कटे होते हैं? कोई सर्वे का आंकड़ा है ही नहीं। क्या मानक है? किसी ने कह दिया यहां नहीं रहते तो नहीं रहते हैं। वोटर लिस्ट से नाम गायब होना अभी भी चल रहा है, जो आज से 20 साल पहले चलता था। अभी भी वही सेम पैटर्न पे है, हमने कुछ अलग नहीं किया है। चुनाव में हम कतई डिजिटल नहीं हुए हैं, कतई हमने टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया है, ये मान लेना चाहिए। आप जाइए ईवीएम में बटन दबाइए, आप ईवीएम का बटन दबाइए, आपको मशीन दिखा देगा आपने इसको वोट दे दिया। हताश होता है आदमी जब उसने पढ़ाई 100 नंबर की हो और जब रिजल्ट आए तो उसके 30 नंबर आए। कई बार तो मेरे साथ हुआ, मुझे लगा मैं बहुत पढ़ के गया हूं, कभी कदार नहीं पढ़ गया तो अच्छे नंबर आ गए। लेकिन आंकड़ों में एक एक हफ्ते 10-10 दिन लेके इन आंकड़ों में खेल, ये तो आंकड़ों का खेल है। अभी तक हम समझ रहे थे, तीसरे चरण से पहले आपने खट्टे से बताया कि 66% वोटिंग हुई है, मैनुअली गिनी जा रही थी। अगर दोनों चरणों के जो घंटे वाइज घंटे आप लोगों ने आंकड़े जारी किए हैं ना, उसी को जोड़ लिया जाए तो शायद इन आंकड़ों में फर्क आ जाए। गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए संजय कटियार बीजेपी के नेता हैं, आलोक तिवारी कांग्रेस नेता भी हमसे जुड़ेंगे भी, आदेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार है। आदेश शुक्ला जी के पास चलता हूं। आदेश जी, इस तरीके से लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व है, और महापर्व में इस तरीके की चीजें होना कि आप मान लीजिए 10 दिन बाद हम आपको कोई चीज बता रहे हैं, ये कहां पर फेलियर हुआ है? एक तो पहली चीज तो आज आपने डिबेट का मुद्दा बहुत अच्छा लिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने भी होमवर्क किया है और जो आपकी भाषा शैली थी वो भी आज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपने होमवर्क भी बहुत किया है। कभी कभी चुनाव में, मैं कई सालों से चुनाव कवर कर रहा हूं, लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जिसमें इलेक्शन कमीशन द्वारा इतने दिन का गैप होता है। पहले भी इलेक्शन में जैसे हम लोग जाते थे, इलेक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, तो हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी 6 बजे और 5, सवा 5, 6 बजे तक का आंकड़ा दिया जाता था। लेकिन पोलिंग होती थी 5-6 बजे तक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी 6 बजे। तो ये होता था कि ये टेंटेटिव है, तो उसी टेंटेटिव को हम लोग एजेंसी में रहे, एजेंसी में फट से खबर फाइल हो जाती थी और हो जाता था। अगले एक दिन, मतलब नेक्स्ट डे जो है इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे आंकड़ा देता था। तो जैसे 62.3 है, तो हम लोग ये मान के चलते थे कि ये 62 नहीं 63 होगा लगभग।
कुछ जिलों में ऐसी बात आती थी जहां 73, जहां 78 होता, जहां 55 होता था, 55.9, तो उसको मान लेते थे ये 1% इसको और बढ़ा लिया जाए। अमूमन ऐसा होता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें वोटिंग परसेंटेज एकदम से बढ़ के आया है। और हालांकि 3% का ही खेल टोटल जो आया है, वो 3% का खेल आया है, इससे ज्यादा नहीं आया है। अमूमन इससे पहले भी यही होता था कि 3% या 2.5% या 1.5%, 2%, 2.5%, 3% के आसपास ही ये वोटिंग का एक आंकड़ा आता था, लेकिन वो नेक्स्ट डे आता था। हाँ, इस बार इतनी देर क्यों हुई, ये एक विषय गंभीर है। इस विषय पे सभी पार्टियों को भी आगे बढ़ के इलेक्शन कमीशन पे जाके पूछना चाहिए कि भाई आप अगर इतना लेट आकलन दे रहे हो, आंकड़ा दे रहे हो, तो किस बिहाफ पे दे रहे हो? जो आप पहले आंकड़े दे रहे थे उसमें इतना अंतर क्यों आ रहा है? इस पे इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए, सभी पार्टियों को। ऐसा नहीं है, सत्ताधारी दल को भी इसमें जाना चाहिए कि आप ऐसी कौन सी बात है जो इतने दिन तक छुपाए हुए थे, आप आंकड़ा अभी तक क्यों नहीं जारी किया? भाई, जिस तरीके से परसेंटेज आया, मान लीजिए एक परसेंटेज आया 60%, और 3 दिन बाद ये आता है 64%। तो जैसे सत्ताधारी दल है तो वो कह रही है कि हमारा परसेंटेज कम हुआ, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि परसेंटेज ही कम पड़ा है। तो इसमें सत्ता दल और विपक्ष दोनों को आगे आके इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहिए कि भाई अगर आपने ये आंकड़ा जारी किया है तो इतने दिनों बाद क्यों जारी किया है। बिल्कुल, और जाना भी चाहिए। जब आप ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमें तो वोट देना है, हाँ, हम हमारे प्रतिनिधि जनता आप तो हैं। जाएगी नहीं, जनता तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी नहीं। जाएंगी तो पॉलिटिकल पार्टियां ना। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आपस में मिलकर जाना चाहिए और बारी बारी से इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि आप एक स्वतः हैं, आप इलेक्शन कराते हैं, और उन पे दबाव भी डालना चाहिए कि अगर ऐसी गलती हुई है तो आगे ऐसी गलती ना हो। अभी 4 चरणों का चुनाव और भी बाकी है, 5 चरणों का। तो हमें टेंटेटिव डाटा, चलिए ठीक है, जैसा आप पहले चला रहे थे। अभी आपने एक लाइन बहुत अच्छी कही कि हम टेक्नोलॉजी में इतना बढ़ गए हैं, हम इतने सिस्टम में आगे बढ़ गए हैं। तो भाई जब आप टेक्नोलॉजी में बढ़ गए हो, सिस्टम में बढ़ गए हो, चीजों में बढ़ गए हो, तो आपके आंकड़े 6 बजे जो आते थे, आप उसको 8 बजे वेबसाइट पे अपलोड करो ना। वो सीधी आठ बात बजे है। अपलोड करो। भाई हम 8 बजे उस खबर को देखेंगे, भाई देखेंगे भाई 62% है, ठीक है, 62.9 है, हम उसको 63.65 हो गया, ठीक है, इतना समझ में आता है। लेकिन वही बात है कि इतने टेक्नोलॉजी के सिस्टम में, इतनी चीजों के सिस्टम में अगर आंकड़ा गड़बड़ आता है तो ये चिंतन का विषय है। और इस पे ऐसा नहीं है कि खाली विपक्ष को ही चिंतन करना है, इसको पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते सत्ताधारी दल को भी इसमें आवाज उठानी पड़ेगी कि भाई इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों कर रहा। बिल्कुल, संजय कटियार जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। क्या कहेंगे संजय जी इस पर? पहले तो आपकी राय जानना चाहूँगा, इसमें आप कहेंगे क्या? जिस तरीके से आंकड़े जब आए हैं लगभग 10 दिन बाद, 6% बढ़कर 66% हो गया है, अब क्या कहेंगे आप? देखिए देखिए, एक तो ये चुनाव आयोग हमारे यहाँ एनोटॉमस है, स्वतंत्र संस्था है, आप सभी जानते हैं। और इस आयोग का काम चुनाव को पारदर्शी तरीके से कराना, सुव्यवस्थित कराना इनकी जिम्मेदारी है, और वो है संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र। देखिए, अभी मैं आदेश शुक्ला जी की बात सुन रहा था, उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का, और आप भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे जैसे इसकी दोषी कोई एकदम संस्था ही सिर्फ दोस्ती है, सारा दोष उनका है। बढ़ा घटा आंकड़ा वो परिस्थितियां इनके अधिकारी बताएंगे, चुनाव आयोग के अधिकारी बताएंगे। और ये सवाल मैं नहीं कह रहा कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम भी सवाल कर रहे हैं कि आयोग के बैठे अधिकारियों का, जिन्होंने ये आंकड़ों में इस तरह का अंतर इतने समय लगाया है, उनका नकारापन है, ये हम भी कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और बैठे बिठाए जो वैसे ही विपक्ष रो रहा था चुनाव की हार जीत को लेकर के, हारने के कगार पर हताशा, वैसे परेशान है विपक्ष। इस तरह की स्थिति आने से उनको एक बॉल मिल गई और उस बॉल से वो खेलना शुरू कर दिए, जैसे कि बयानबाजी शुरू हो गई। अभी टीएमसी के नेता का बयान भी आया है, हाँ थोड़ा मुझे शक होने लगा, तुरंत कांग्रेस को शक होने लगा। अरे भाई, आंकड़े बढ़े हैं घटे, इसमें कौन सा जादुई मंत्र से आप जान गए कि भाजपा को लाभ है कि आपको नुकसान है या आपको फायदा है? भाजपा भी तो कह रही है शायद बढ़े हैं, आपको फायदा है। ये तो काउंटिंग के बाद 4 जून को ही पता चलेगा भाई। इस तरह का कान हुआ कान ले गया, लेके तरह की बातें होने लगी।
हाँ, आंकड़ों पे जो डिफरेंस आ रहा है पहले दिन की घोषणा में 1926 के बाद आज समय। आवाज बंद हो गई है आपकी। आवाज आ रही? हाँ, अब आ आ रही है, आ रही है। रही? थोड़ा देखिए, आंकड़ों में अंतर इसलिए भी आया, जो हमें अभी जानकारी हुई, काफी देर से समाचार में देख रहा था और मैंने अपने तल से थोड़ी बात की। ये समझ में आया कि जो कुछ रिमोट इलाके थे, कुछ पोस्टल बैलेट थे, जो जैसे दिव्यांगजनों 85 साल की उम्र से अधिक वालों ने किया, पोस्टल बैलेट आए, दिव्यांगजनों ने वोट किया, वो डिजिटल मशीन में नहीं होते हैं, वो अलग से होते हैं। और कुछ सुदूरवर्ती जगहों जहां इंटरनेट वगैरह प्रॉब्लम रही है, शाम तक उनकी किसी अधिकारियों की बैटरियां खत्म हो गई, डिस्चार्ज हो गए मोबाइल, वो सूचना एकत्र करने में थोड़ा जरूरत से ज्यादा समय इनको लगा। इसलिए हम आई, ये तो आयोग बताएगा इनकी वजह क्या रही। मगर हाँ, ये है कि इनको अपडेटेड होना चाहिए था, और जैसा कि डिजिटल हो गया, फास्ट है, तो आंकड़े दुरुस्त होने चाहिए थे। इसमें नकारापन तो कहीं ना कहीं इनके निचले अधिकारियों का है, इस पर मैं सहमत हूँ। और इस तरह का विवाद न पैदा, इसको तो आयोग को और अच्छे से दूर रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, ताकि किसी प्रकार का किसी भी राजनीतिक दल को ना हो। इससे हम लोग सहमत हैं, और इस पर निश्चित रूप से बातचीत की जाएगी। और आयोग अपनी स्वतंत्र पार्टी है, उस पर कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं चला सकते, बहुत चुनाव उन्होंने कराए हैं। अब पीछे से अगर बात करें, अभी बहुत शायद आप ही कह रहे थे कि मैं उस समय था, उस जमाने में था, तो भाई 52 में देश की आबादी क्या थी, 61 में क्या थी, 71 में क्या थी अरे आबादी? उस टाइम थोड़ी कहते थे कि डिजिटल इंडिया, उस टाइम थोड़ी बताते कि दुनिया फोन पे है, उस टाइम प्रधानमंत्री टैबलेट लेके नहीं चलते थे, उस टाइम टैबलेट पे डीडी न्यूज नहीं देखते थे। आज इतनी हाईटेक चीजें बात बताई जा रही हैं, उस टाइम ड्रोन थोड़ी उड़ा दिया जाता था। अभी की बात करिए ना, आप अभी की बात करिए। अभी आप कह रहे हो कि हम क्रांति लिख रहे हैं, 10 दिन बाद तो आंकड़ा दे रहा है चुनाव आयोग। बिल्कुल लिख रहे हैं, क्रांति लिख रहे हैं। आप कंपेरिजन वहां से क्यों कर रहे हैं? अगर आप 47 से कंपेरिजन करोगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। अरे हम तो 47 से कर रहे हैं, आप तो 1857 से कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता क्या कहते हैं? हम आज की बात कर रहे हैं। अरे हम आज की बात आप भी कर लीजिए ना, उठा लिए 10 बयान जरा बड़े नेताओं के। अगर एक बयान बगैर नेहरू के दे दे तो जो कहिए वो हार जाएंगे। कैसी बात आप करते हैं? क्या बयान दिया? क्या? नहीं, कौन सा बयान की आप बात कर रहे हैं? अरे भैया, बिना कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा, राहुल के बिना तो किसी भाजपा का बयान ही नहीं पूरा है। नहीं, तो इसमें हमने उनकी बात क्या करी? आप अभी आबादी बात कर रहे हैं, मैं आबादी बात कर रहा हूं। आबादी पे आ जाते हैं, घूम फिर के जो चीज आए, आबादी बैठक में चर्चा हो जाएगी, ये कोई बात नहीं हुई। चुनाव आयोग पर आप जाएंगे कहने क्या कि 10 दिन बाद क्यों आंकड़े दिए? आपने कह दिया फोन डिस्चार्ज हो गया था। आप कह रहे हैं फोन डिस्चार्ज हो गया था। पूरे देश में उज्ज्वला योजना चल रही है। आप क्या चाहते हैं? बैलेट पेपर से वोट होने लगे? आपका एकदम मंतव्य तो ये लग रहा है, गलत बात है। वाह भाई वाह, आप ही तो बैलेट से करवा रहे हैं 85 साल के ऊपर वालों से, हम करा रहे हैं क्या? आप तो उसके समर्थन में हैं। आपके बूथों पे लिस्ट तैयार हो रही है, भाजपा के बूथों पे। आप तो खुद ही करा रहे हैं बैलेट से वोट, तो हम कैसे कह देंगे? अच्छा, इस पे आप तारीफ की बजाय आप नेगेटिव बात कर रहे हैं। अरे 85 साल का आपके घर का बैठा बुजुर्ग अगर पुलिस स्टेशन में नहीं आ सकता। दिक्कत क्या है ना कि कुछ जब जवाब ना हो तो हम निगेटिव हो जाते हैं। अभी हम ये कह रहे होते हैं कि बड़ा अच्छा किया आपने। क्या बुराई है भाई? क्या बुराई इसमें? अभी दो दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कम वोट होने पे। चलिए, कांग्रेस के नेता आलोक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्या कहेंगे जो 10 दिन बाद ये आंकड़े आए हैं, जिनमें 6% वोटों को बढ़ाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़ों में? जी हाँ, अभी आपने जो ये कहा कि पंडित नेहरू का नाम लिए बिना इनका खाना पचता नहीं है, तो पंडित नेहरू ने इस देश में जो है एक ये डेमोक्रेसी की जो स्थापना की, वो एक विशेष किस्म की डेमोक्रेसी थी, एक इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी थी। हमारे देश में आयोग चुनाव कराता है, अमेरिका में गवर्नमेंट चुनाव कराती है, जिसमें फेयर एंड फाइन इलेक्शन हो और किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो। आज ये गुलाम आयोग जो बना बैठा हुआ है, सीधा अपना रोल कर रहा है, जिसलिए नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कमेटी से बाहर किया, करीब 150 सांसदों को बाहर करके, है ना। ये चुनाव आयोग आप देख लीजिए क्या क्या करते आए हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाई थी कि जो है एक अधिकारी को रातों रात VRS दिलवा करके तुरंत चुनाव आयुक्त बना दिया गया,
और जिसने एट ईव ऑफ द, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी क्या जल्दी थी, और फिर एट द ईव ऑफ इलेक्शन उसने रिजाइन कर दिया। जो मोदी को सूट न करे वो आदमी बाहर हो जाता है। आपने पिछले इलेक्शन में देखा था लवासा का हाल इन्होंने क्या किया था। लवासा ने डिसेंट नोट दिया उनकी हरकतों के कारण, तो लवासा के घर में छापे आपे मरवाए गए बेटी बेटियों के यहाँ। आज चुनाव आयोग राजीव कुमार जो है वो वही हाल कर रहा है। इसमें एक कौन है, एक जम्मू कश्मीर में इनके धारा 370 का तामझाम देखता रहा, और एक राम मंदिर कमेटी में क्या कुछ करता रहा था, दो और उसके सहायक आयुक्त है। ये राजीव कुमार आयुक्त आप देखिए कि ये बिल्कुल परफॉर्म कर रहा है। और ये जो भाजपा के नेता नकारापन की बात कर रहे हैं, यही नकारापन इनको सूट कर रहा है, ये दाग इनको अच्छे लग रहे हैं। इतना लोएस्ट परसेंट कहीं भी 60% पोल नहीं हुआ, आज 66% दिखाई पड़ रहा है। इनको छोटे से गांव में और रिमोट एरिया में आकर के वोट इतना ज्यादा स्वेलअप हुआ जा रहा है कि मतलब फुटकर बैलेट पेपर जो से होता है और जो मतलब पोस्टल बैलेट और गांव से जो बैलेट विकलांगों का आ रहा है वो इतना ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ा दे रहा है। अरे ये वही राजीव कुमार है जो कि ये चुनाव आचार संहिता लगने के पहले मैन इन एक्शन हो गया था, जो राहुल गांधी जी को नसीहत देने लगा था, जब उसकी हैसियत क्या थी मुझे बताइए आप। आचार संहिता लगी नहीं, अंडर व्हाट कैपेसिटी ही वाज पॉइंटिंग आउट टू राहुल गांधी, टेल मी। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भीषण सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर भाषण दे रहे हैं, राम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्लिम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आज चुनाव आयोग स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र रूप से काम करे ना, तो नरेंद्र मोदी की को 6 साल के लिए बैन भी कर दिया जाएगा और उसके बाद इनको सजा भी हो जाएगी। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे, अभी आपको और भी वक्त देंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है, सीधे रुख करते हैं आदेश शुक्ला जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश जी, जो चीज़ें हैं कि फिर वही चुनाव आयोग को लेकर, लेकिन पब्लिक के मन में ऐसा क्या लगता है, क्योंकि बहुत चुनाव आपने कवर किए हैं, जब पब्लिक गर्मी में, बरसात में, सर्दियों में वोट डालने जाती है तो उसके मन में एक चीज़ें रहती है कि यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। लोग, मैं तो देखता हूँ, जब मैं अभी 2-3 चुनाव से ये देख रहा हूँ, लोग बड़ा इसको एंजॉय करते हैं, इस लोकेशन लोकसभा इलेक्शन को या विधानसभा, जितने भी पोल्स होते हैं भारत में, उनमें बड़ा एंजॉय करते हैं कि यार नहीं चलो वोट पहले डाल दें। लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं वोट डालने, बाकायदा अब तो तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे साझा करते हैं, और फिर इस तरीके से चीज़ें होना तो उनको भी कहीं सेटबैक लगता है। देखिए, पहले ऐसा होता था कि लोग वोट डालने में, एक जो एलीट क्लास हो गया और एक जो मिडिल क्लास हो गया, ये वोट डालने से बड़ा बचता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चाहे एलीट क्लास हो चाहे मिडिल क्लास हो, ये दोनों क्लासेस जो है वोट डालने में आगे आते हैं। अभी भी ये लोग वोट डालने में बहुत पीछे हैं, ये लोग वोट डालने में बहुत पीछे हैं, और इनमें धीरे धीरे क्रेज आ रहा है, आएगा, आगे समय आते आते आएगा, क्योंकि सभी को ये लगता है और वोट सभी को देना चाहिए। इसकी कैंपेनिंग अच्छे से और होनी चाहिए। अभी भी इसमें प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है। लोगों को बताना चाहिए, लोगों को सेशन चलाने चाहिए, कॉलेजों में सेशन चलाने चाहिए। कम से कम जो कॉलेज हैं उनमें बाकायदा सेशन होने चाहिए कि हमें वोटिंग करनी ही है। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही बीए बीएससी तक आप पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं 18-19 साल में जो भी डिग्री कॉलेज हैं उनमें बाकायदा सेशन चलाना चाहिए और उसमें इनका प्रचार प्रसार और होना चाहिए। अभी भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर बहुत से काम होने बाकी हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज जो निकल के आई है कि जिस तरीके का अब 6% का ये जो आंकड़ा आया है, ये अगर सेकेंड डे आ जाता तो शायद मुझे लगता है इस पे कोई सवाल या निशान नहीं बनता। बिल्कुल, क्योंकि अभी एक बात जैसे निकल के आई, अपनी ही डिबेट में निकल के आई कि जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए उनसे बैलेट पेपर में उनसे वोट पड़वाए गए, मान लेते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया 1 ही या 2 दिन की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। बहुत से लोग, विकलांग लोगों के जो जिनको वोट डालने के लिए सुविधा नहीं बनाई गई, ये भी मान लेते हैं। तो इन दोनों वोटों को अगर जोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि आप क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, आपको थोड़ा ही तो रिस्पॉन्स करना है, बाकी तो आपका सब कनेक्टिविटी से है, सब इंटरनेट से है, सब कुछ है। तो ये बेसिक जो सबसे बड़ी बात है, ये आने में इतनी देरी क्यों हुई? ये अगर नेक्स्ट डे आ जाता, इस पे कोई हल्ला नहीं होता। जो हम लोग ये कवरेज चल रही है कि 6% बढ़ गया, 6% बढ़ गया। अब विपक्षी पार्टियों में 6% बढ़ा है तो किसका बढ़ा है, घटा है तो किसका घटा है,
अब ये तो भाई जांच का विषय, ये तो अपना चुनाव आयोग ही बताएगा और 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल सिर्फ इतना सा बनता है, जो ये जो बीजेपी के नेता ने 2 चीजें बताई और हम लोगों को भी डिस्कशन में निकल के आई, एक विकलांग और एक बुजुर्ग लोगों के लिए जो नई स्कीम बनाई गई थी जिसके तहत वोटर से वोट पड़वाया जाएगा। अगर ये वो वोट है, अगर ये वो वोट है तो इसका डाटा सेकेंड डे आ जाना चाहिए था। नहीं तो इलेक्शन कमीशन को शाम को 6 बजे के आसपास कह देना चाहिए था कि अभी उसका डाटा नहीं आया है, हम इसका डाटा अगले 10 दिनों के अंदर में, 4 दिनों के अंदर में, 5 दिनों के अंदर में प्रोवाइड कराएंगे। तो ये बात ही नहीं होती, मुझे लगता है। बिल्कुल ये बात नहीं होती। जल्दी से मैं फाइनल कमेंट लूंगा संजय जी से, फिर आलोक जी के पास चलूंगा। संजय जी, अब बाकी के 5 चरणों को लेकर क्या रणनीति है और वोट बढ़ाने को लेकर क्या काम कर रहा है आपके संगठन? विशाल जी, मैं सभी दर्शकों को भी, आप लोगों की जानकारी शायद होगी, अगर ना हो मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी। इस बार पंचशाला में चुनाव इतना बड़ा भारी तंत्र नहीं होता। सिर्फ वही अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं जो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, जैसे कि टीचर, शिक्षक, तहसीलों के तहसीलदार, लेखपाल, नायब तहसील, यही लोग कार्य करते हैं, वही कन्वर्ट होते चुनाव का काम करने में। बोर्ड बढ़ाने में बीएलओ होते हैं, वो भी ज्यादातर शिक्षक होते हैं। तो अभी इस बार बहुत अच्छा हुआ है कि अभी आदित्य शुक्ला जी शायद चर्चा कर रहे थे आलोक जी, वह सबसे बढ़िया काम हुआ है। वोटर सूची को सुधारने का कार्य बहुत कुछ सरकार ने प्रयास करके इस बार बहुत अच्छा किया है। मैं बड़े दावे से कह, विशाल जी से, आपके घर के अगर 10 वोट हैं तो 10 आपको, आप देखिए अगर आप साइट पे जाकर आपके घर के पते पर एक साथ होंगे, मतलब पिता से लेके नीचे जितने भी आपके वोटर होंगे एलिजिबल, उनके एक जगह आपको नाम मिल जाएंगे। नहीं क्या होता था, हमारा घर 45 अशोक विहार है, पता चला मेरा 4 नंबर एमआईजी में, मेरे 4 घर के यहाँ 4 वोट दूसरे घर में पता होते थे और वोटिंग का पता नहीं चलता, लोग वोट नहीं डाल पाते। क्यों, एक वोट पड़ रहा सुभाष कुमार, एक वोट पड़ रहा बाबूराव, नहीं जाते थे। आज वो एक ही जगह पर है और एट ए ग्लांस पोर्टल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी सुविधा, ये सुधार है और ये बड़े सुधार है, धीरे धीरे होंगे। अभी आलोक जी राजनीति करने लगे, कांग्रेस नेता है, अरे भाई राजनीति हर जगह पर राजनीति करोगे भाई, जमीन पर राजनीति करिए, जनता के बीच बताइए अपनी उपलब्धियां, अपना रोड मैप बताइए, अपने मुद्दे बताइए। आप इस पे करने लगे राजनीति, जो आयोग की प्रक्रिया जिसमें ना भाजपा कोई लेना देना ना आपका कोई लेना देना, स्वतंत्र पार्टी है वो अपना काम कर रही है, एक्सेस करी खराब कर रही है, ये तो वो आयोग जाने। और उस पर सवाल है तो आप भी सवाल उठाइए, हम उठाएंगे, जो जायज बात है। लेकिन आप तो राजनीति करने लगे, इसीलिए आपने भाषण दिया, केवल एक्सेस भर दिया, जैसे इसकी दोषी नरेंद्र मोदी हो, इसके दोषी योगी जी हो या भारतीय जनता पार्टी इसकी दोषी है, परसेंटेज घटा बढ़ा। अरे भाई आयोग की कार्य प्रणाली है, उनके अधिकारी है, उन्होंने क्या किया उन पर सवाल है, ये हम लोगों पे सवाल नहीं है। तो मतलब आपको सपने में डर लगने लगा कि आप हार रहे हैं, तो आप इस तरह ही बात करने लगे। तो राजनीति हर जगह नहीं की जाती। आप और राहुल गांधी की सलाह देती है, आप हर बात पर राजनीति बंद कर दो तो सुधर जाओगी। कामी अब राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेंगी तो करेंगी क्या संजय जी? करेंगी क्या? अगर ये छोड़ के क्या करेंगे? अरे भाई विशाल जी अपनी बात बताएं ना कि हम क्या करेंगे। अरे शहर से बताएं हम कानपुर में क्या करेंगे, आपका प्रत्याशी खड़ा हुआ है, आपका क्या रोड मैप है बताइए, आपने अभी तक क्या किया वो बताइए, देश में क्या किया बताइए। आप 63 सीट पर तो लड़ रही है समाजवादी पार्टी, आप भीख में मली हुई 17 सीटों में आप चुनाव लड़ रहे हैं। बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री बनाने की, राहुल गांधी प्रधानमंत्री 17 सीट लेकर, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश से, और 63 रही है समाजवादी पार्टी आपको भीख में 17 सीट दी है, केसर में कांग्रेस पे लड़ रही है और इस तरह की बातें कर रहे हैं आप बैठ कर के। सही बात, आप तो 76 पे लड़ रहे हैं, सही बात है। आप तो पूरे देश में इतने नहीं लड़ रहे कि आप सरकार बना सके, तो आपका प्रधानमंत्री कैसे आप बना दोगे? कौन आपका प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल कैसे बन जाएंगे? अखिलेश यादव बन जाएंगी, ममता बनर्जी बन जाएगी, कि टीएमसी की दक्षिण से कोई बन जाएगा? अरे भाई आप तो इकट्ठे होकर भी 350 सीट नहीं लड़ा, 272 जो जरूरी आंकड़ा है, आप उस तक में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बात कर रहे हैं प्रधान। अच्छा, आपको क्या लग रहा है एनडीए की कितनी आएंगी? एनडीए की कितनी सीटें आएंगी? एनडीए की कितनी सीटें आ रही हैं? एनडीए की कितनी सीटें आ रही हैं आपके मुताबिक? एनडीए हम अब की बार 400 पार का नारा है, वो संकल्प है हमारा और जनता का संकल्प हो चुका है और जनता जिताकर हमको भेजेगी अब की बार 400 पार। चलिए अशोक जी फाइनल कमेंट। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हम जीतेंगे, लिख के रख लें। हाँ आलोक जी जवाब दीजिए।
देखिए, जहां तक इनके रोड मैप बताने की बात है, रोड मैप हमने बताया मैनिफेस्टो में, वो भारत के प्रधानमंत्री की गले की हड्डी बन गया है और उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। जहां तक राजनीति की बात है, वो मोदी 5 साल केवल राजनीति करते रहे और हमारी परफॉर्मेंस क्या है? अरे जनाब, जिस मनरेगा का मोदी मखौल उड़ाते थे, वो राहुल गांधी की बनाई योजना है, जब वो गवर्नमेंट में थे उसके पैरों में पड़े हुए हैं। जितना बेरोजगारी की देखिए, और कल इनका ये काम है कि पहली बार ट्विटर ट्रेंड किया कि किसी देश की जनता अपने प्रधानमंत्री को अरेस्ट करने की मांग कर रही है। कल पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार इन केदारनाथ मंदिर के सोना चुराने वाले ये वसूली गिरोह के खिलाफ पहली बार मांग उठी है कि हमारा प्रधानमंत्री को अरेस्ट करो। और हमारा प्रधानमंत्री संजय जी, आपको पूरा समय दिया था, आलोक जी को बात खत्म कर लेने दीजिए। डिस्टर्ब न करें, ये असभ्य पार्टी के असभ्य लोग, मैं बीच में चुपचाप सुन रहा था। आलोक जी, अब अपनी बात को आप कंप्लीट करिए जल्दी से। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। इनकी करतूतें ये हैं कि कल पहली बार भारत के इतिहास में ट्विटर ट्रेंड चला है कि देश के हमने हमेशा प्रधानमंत्रियों को क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन अरेस्ट करने की मांग पहली बार हुई है, क्योंकि पहली बार वो सरकार आई है, 70 साल में पहली बार रिजर्व बैंक से पैसा उड़ाया गया। उत्तराखंड के चुनाव में केदारनाथ से सोना चोरी होने की बात हुई है। हमारी मनरेगा योजना के पैरों पड़े हैं, वरना जितना नरेंद्र मोदी की विनाशकारी नीतियों से रिवर्स माइग्रेशन में जो लेबर हुआ पहुंचा है ना गांव देहात, वो क्राइम कर रहा होता। आज देश के हालात इतने बदतरीन कर दिए। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, ये प्रधानमंत्री 365 दिन करता क्या है? ये केवल राजनीति जानता है, और इसीलिए राजनीति में आज देश को रसातल पे लाके लग गया कि देश की जवानी बर्बाद कर दी। आज राजनीति करते हैं। अगर ये देश की चिंता करनी होती तो हमारे जवान बच्चे हार्ट फेल से, कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं। जितनी जल्दबाजी वैक्सीन लगवाने की थी, शहरों में ये मानवता विरोधी सरकार ये कैंप लगवाती, कार्डियोलॉजिस्ट को बैठा करके ब्लड के सैंपल लेती और दवा जो है क्या कहते प्रिस्क्राइब करती। देश की जवानी मर रही है, बेरोजगार होकर मर रही है और कार्डियक अरेस्ट से मर रही, और शर्म नहीं आती इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, जो बकवास करता है नरेंद्र मोदी की तरीके बैठ करके। निहायत बेशरम आदमी है ये बेहया सरकार है। थोड़ा शब्दों की मर्यादा को रखें आलोक जी, थोड़ा शब्दों की मर्यादा को रखें। मानसिक रूप से विकलांग भारत का प्रधानमंत्री है। ये सेना की शहादत के दिन अपने ऊपर सुनते हुए फूल की बारिश करवाता है। सभ्यता से बात करके थोड़ा शब्दों की मर्यादा को रखें आलोक जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे जुड़ने के लिए। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आदेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। एकदम से चुनाव आयोग द्वारा जारी एक आंकड़ों, चुनाव आयोग द्वारा एक जारी आंकड़े में लगभग 6% का बढ़ोतरी पाई गई। पहले ये 60% था, लेकिन अब वो 6% बढ़कर 66.71% हो गया। इस आंकड़े के बाद जो विपक्षी दल थे, चाहे वो टीएमसी हो, प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई 10 दिन 11 दिन लग गए ये क्लियर करने में कि परसेंटेज क्या था। फाइनल टर्नआउट तो उसी दिन पता चलेगा ना कि उस दिन क्या हुआ, लेकिन कर क्या रहा है चुनाव आयोग। प्रियंका गांधी ने इस तरीके से टिप्पणी करी और टीएमसी के नेता ने साफ कहा कि भाई खेल हो गया, लोग वोट नहीं दे रहे थे तो खुद ही बढ़ा दिए। बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग अब थोड़ा सा सवालिया निशान है उस पर कि आप करना क्या चाह रहे हो। एक तरफ आप लोगों को देश का गर्व, आप देश के किसी रेस्टोरेंट में जाइए, किसी होटल में जाइए, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाइए तो वहाँ पर आपको देश का गर्व नाम से एक पोस्टर लगा होगा। हम खुद अपील करते हैं, हम रोज अपने चैनल से अपील करते हैं कि जहाँ मतदान है वहाँ जाकर मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें मतदान के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने हाईटेक देश में, इतने टेक्नोलॉजी के मामले में विकसित देश में हमें 10 दिन लग जाते हैं, 11 दिन लग जाते हैं कि भाई आप 11 दिन लग गए आपको एक ईवीएम की चिप लगाकर करने पे।